बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। एसईसीपी की हमेशा से कोशिश रही है कि चीज़ों को रेगुलेट करने के साथ साथ अवाम उन्नास को ये भी बताया जाए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, खासतौर पे फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को कैसे देखना चाहिए। और हमारी हमेशा कोशिश यही है कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अथेंटिक वॉइसेस को लेकर आया जाए। वी आर वेरी लकी। आज हमने अपने इस पॉडकास्ट के लिए जिन हस्ती को दावत दी है, डॉक्टर नवीदुल हसन, एसोसिएट प्रोफेसर, लम्स। Sir is a leading voice on cryptocurrency, blockchain technology, digital ledgers, tokenization। ये आजकल ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी आजकल बहुत रुझान है। दुनिया भर में इसकी अडॉप्शन हो रही है। पाकिस्तान भी इसके अंदर काफ़ी आगे जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने पिवारा के नाम से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की है। तो इस अहम मौजू को डिस्कस करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी आर ट्रूली ऑनर्ड दैट वी आर होस्टिंग यू। और खैरियत से हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक एंड इट्स अ रियल प्लेयर टू बी हियर विद यू गाइस। वी आर ट्रूली ऑनर्ड सर। सर, ब्लॉकचेन, ये लफ्ज बहुत सुना है। अगर आप आसान जबान में समझा सकें कि ये ब्लॉकचेन क्या चीज? ब्लॉकचेन जैसे इसका नाम है ब्लॉकचेन, इट्स जस्ट अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। ये एक ब्लॉक्स की चेन है और ब्लॉक उस ब्लॉक्स में होता क्या है वो मैटर करता है कि वो क्या चीज़ है। जो भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई और डेटा है जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं, आप उसको एक डिजिटल डेटा की फॉर्म में, एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसका हैश निकालेंगे और उसको एक ब्लॉक में डाल देंगे। अब जब उस ब्लॉक में डालेंगे तो उस ब्लॉक में और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। आप उस पूरे ब्लॉक का हैश लेंगे। अब हैश एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जब आप हैश लेते हैं तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर मिल जाता है उस ब्लॉक का। अब आपने करना ये है कि ब्लॉक चेन में, क्योंकि चेन भी बनानी है, तो चेन कैसे बनी, ये तो एक ब्लॉक बन गया। अब ये जो ब्लॉक है ये अपने पेरेंट ब्लॉक जो इससे पहले ब्लॉक बना था उसको भी रेफर कर रहा होगा, बता रहा होगा कि मैं चेन में यहाँ पे हूँ एंड दिस इज माई पेरेंट ब्लॉक। और फिर उसके साथ मिल के आप क्रिप्टोग्राफी के थ्रू एक और हैश बनाते हैं जो इसको सिक्योर कर रहा होता है। और फिर जब अगला ब्लॉक लगता है तो वो अपने पेरेंट को पॉइंट करता है। तो इस तरह ये एक पूरी चेन बन जाती है ऑल द वे फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक, जिसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। अब फायदा इसका क्या होता है, इस चेनिंग का फायदा अच्छा, इसका ये एक मिनट, होता है। सॉरी कथा कलामी आप, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं ये समझा कि ये ब्लॉक्स हैं, ये डेटा के ब्लॉक्स हैं और ये एक चेन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है? ऐसा ही अच्छा, है। एक लम्हा आप अगर तो ये बताइए कि क्या इसी कॉन्सेप्ट को आप किसी एक एग्जाम्पल से अगर हमें वाजे कर दें, ताकि जब हम आगे चलें इसके फायदे की तरफ, तो हमारे सुनने वाले इसको जरा रिलेट कर सकें। जैसे बिटकॉइन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। बिटकॉइन में एक हमने ट्रांजैक्शन की, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने, तो उन्होंने एक ट्रांजैक्शन बनाई। एक ये पीस ऑफ डेटा है, डिजिटल डेटा है। ट्रांजैक्शन किसी ब्लॉक में चली गई। ठीक है। ठीक है, माइनर्स बैठे हुए हैं, वो उसको एक ब्लॉक उसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे माइनर्स वो compete कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ माइनर का कॉन्सेप्ट भी अगर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। माइनर्स वो लोग हैं जो एक वैलिड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड वे में कर रहे होते हैं। आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन कोई नहीं होती। एक टारगेट होता है जिसको उन्होंने मीट करना होता है और वो हैश की टर्म्स में डिफाइन होता है, वो नेटवर्क की डिफिकल्टी की टर्म्स में डिफाइन होता है। तो माइनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वो बार बार डेटा को आगे पीछे करके ट्रांजैक्शंस कुछ और उठाएंगे, कुछ आगे पीछे करेंगे, कुछ और डेटा जो अलाउड होता है उसको ऐड करेंगे उस ब्लॉक में और हैश कंप्यूट करेंगे। वो ट्रिलियंस ऑफ हैशेस पर सेकंड कंप्यूट करते रहते हैं अनलेस दे फाइंड अ वैलिड हैश। और उसमें जो पिछला पेरेंट ब्लॉक होता है उसका हेडर जो होता है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन भी साथ ऐड होती है ताकि चेनिंग हो जाए। और फिर जब उन्हें एक वैलिड हैश मिल जाता है वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर। जब वो ब्रॉडकास्ट होता है सारे वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ इस माइनर ने ठीक ब्लॉक ढूंढ लिया जो इन कंडीशंस को मीट करता है और वो उसको अपनी ब्लॉक चेन का हिस्सा बना लेंगे, जोड़ लेंगे अपने ब्लॉक चेन में। और ग्रेजुअली फिर ये प्रोसेस इवॉल्व होता जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन हमने की थी ब्लॉकचेन का वो पार्ट बन गई। अब अगर कोई उसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो चेन एक तरह से टूट टूट जाती है। जाएगी। वो हैशेस जो हैं वो मैच नहीं होते, तो वो चेन टूट जाती है। वो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है, कोई डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और आगे जो ब्लॉक लगेंगे उनको भी समझ आ जाएगी कि वो फिर उस चेन को पार्ट नहीं बनाएंगे अपने ब्लॉक को, जो उसको बनाएंगे जो वैलिड चेन उन्हें नजर आ रही होगी। ओके, तो इसका मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के अंदर अवेलेबल है उसकी अथेंटिसिटी जो है वो ऑल्टर नहीं की जा सकती और वो ज्यादा लेजिटिमेट हो गई है।
एग्जैक्टली यही फायदा है ब्लॉकचेन का कि एक दफा डेटा अगर ब्लॉक का पार्ट बन गया और जैसे जैसे चेन लंबी होती जा रही है तो आपकी ट्रांजैक्शन के आगे और ब्लॉक लगते जा रहे ठीक हैं। है। तो आपकी ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉक नंबर 10 में है और उसके आगे 1000 और ब्लॉक लग गए हैं तो आपका जो ब्लॉक नंबर 10 है जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो गई। गुड हो गया। तो हम यहाँ तक तो आ गए कि ब्लॉक्स, सेट ऑफ डेटा, वो कनेक्ट हुए, हैशेस, उनको एक चेन बन गई और वो डेटा सिक्योर होके ऑथेंटिक हो गया। अगला स्टेप क्या होता है? अच्छा, ये तो पहला यूज केस था ब्लॉकचेन का जो बिटकॉइन लेके आई। फिर इसके बाद बिटकॉइन का मकसद सिर्फ यही है कि जो बिटकॉइन की ओनरशिप है वो उसको ट्रैक करती है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन और बड़ा सिक्योरली करती है। और ट्रस्ट मेंटेन एक हो गया, ब्लॉकचेन का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मेन स्ट्रीम थोड़ा सा होना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो मेजर इसमें अचीवमेंट हुई या आप कह सकते हैं वो इथीरियम लेके आया 2015 में। उन्होंने कहा अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ बिटकॉइन की ओनरशिप को ही ट्रैक कर रहे हैं और ब्लॉक चेन के जो फायदे हैं वो सिर्फ एक छोटे से मकसद के लिए ले रहे हैं तो हम क्यों ना इसको बढ़ा दें और हम इसको ज़्यादा प्रोग्रामेबल कर लें। और कोई भी कोड आप लिखें, कोई भी एग्रीमेंट हो तो उसको आप ब्लॉकचेन के ऊपर ही रन करें तो आपको ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी कोड के लिए मिल जाए। ठीक है। तो कोई एग्रीमेंट है, जैसे दो लोगों ने, दो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट की क्लॉजेस को आप कोड करें, कोड करें। उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखें और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दें। ठीक है। तो जो आपने एग्री किया होगा, जो टर्म्स आपने एग्री की होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी अब अल्टर नहीं हो सकता। जैसे आपकी ट्रांजैक्शन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हिला सकते। वो नहीं, कोई पार्टी अब उसको नहीं हिला सकती क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर चला गया और ब्लॉकचेन की इम्यूटेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू फिर वो, क्योंकि रन ब्लॉकचेन के ऊपर होना है, आपने जिस टाइम पे एग्री किया था कि ये होंगी तो यही रहेगी। वही रहेंगी। जो भी उसको रन करेगा वो उसी कोड को रन करेगा जो ब्लॉकचेन के ऊपर है और वो एग्जीक्यूट भी उसी तरह होगा जो कंडीशन मर्द की एक जबान होती है। मर्द की। अच्छा, यहाँ पे इस सारे प्रोसेस में कॉइन जनरेशन कहाँ पे आती है? क्योंकि हमारे जनरल सुनने वाले जो है ना वो कॉइन्स की टर्म्स में जानते हैं कि भाई मैंने कॉइन खरीदा, कॉइन बेचा, प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। इस सारे प्रोसेस में ये कॉइन जनरेशन कहाँ पे आती है और फिर इसकी फिर आते हैं कि बेचते खरीदते कैसे? कॉइन्स की जनरेशन ये अब एक इंसेंटिव है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन में माइनर्स होते हैं और माइनर्स ये सारा काम कर रहे होते हैं। माइनर्स एनर्जी लगा रहे होते हैं हैशेस फाइंड करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। तो वो क्यों करते हैं ये सारा कुछ? जब बिटकॉइन बनी तो जो सिस्टम डेवलप हुआ उसमें ये था कि लोगों को कोई इंसेंटिव चाहिए। तो वो इंसेंटिव जो था, बिटकॉइन जनरेट होते हैं अगर एक सक्सेसफुल माइनर होता है। जब शुरू हुई थी तो उसको 50 बिटकॉइन मिला करते थे और हर 4 साल के बाद ये रिवॉर्ड जो है ये हाफ होता होता जाता है। अब मेरा ख्याल है 3.125 बिटकॉइन मिलते हैं सक्सेसफुल माइनर को और अगले 4 साल बाद ये उसका भी हाफ रह जाएगा और 2140 में जाके बिटकॉइन के जो 21 मिलियन बिटकॉइन है वो सारे के सारे माइन हो जाएंगे। तो क्या ये लिमिट हुई हुई है? लिमिट है, हार्ड कैप है बिटकॉइन के ऊपर, हार्ड कैप है। इथीरियम, सोलाना, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर इस तरह की हार्ड कैप नहीं है, उनके और मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन जो कॉइन जनरेट होती है, जो नेटिव कॉइन जनरेट होती है जैसे बिटकॉइन है, ईथर है, वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है माइनर्स के लिए, वैलिडेटर्स के लिए जो उस इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो एक तरह से उनको रिवॉर्ड करने के लिए ये कॉइन जनरेट होती हैं। ठीक हो गया। सो ब्लॉक्स बने, डेटा उसके अंदर आया, वो एक चेन में कनेक्ट हुए, हैशेस बनाए, जिन लोगों ने ये एफर्ट की उनको रिवॉर्ड के तौर पे कॉइन्स मिले। अच्छा, अब उनको कॉइन्स मिल गए, इस कॉइन को वो फिर ट्रेड करते हैं और उसकी एक कीमत निकलती है जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली लोग बिटकॉइन को समझते हैं। मैं ठीक समझ रहा हूँ? जी, ऐसे ही है। उन्हें रिवॉर्ड तो बिटकॉइन में मिला, लेकिन जब बिटकॉइन इंटरेक्ट करती है रियल वर्ल्ड के साथ जी। तो वो भी कहेंगे कि अच्छा हमें एक इकोसिस्टम में तो बिटकॉइन मिल गए, अब मैं इसका करूं क्या? इसका मैं करूं क्या? पहले 2 पिज़्ज़ा तो मैंने खरीद लिए थे। बिल्कुल। अब मैं इसका क्या करूं? तो फिर वो ट्रेड होती है यूएस डॉलर में, उसकी जो भी प्राइस है वो बनती है और अगर किसी ने बेचना हो तो वो उसको बेच सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर करने हो बिटकॉइन तो ओनरशिप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर ही ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो बेच और खरीद रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जो फिएट करेंसीज हैं, डॉलर्स हैं, पाकिस्तानी रुपए हैं, उसमें लेन देन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो एक्सचेंज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जिस तरह बाइनेंस की एग्जांपल ले लें, बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे को कॉइन्स बेच और खरीद सकते हैं, ऐसे ही बात है।
जी, बाइनेंस एक एक्सचेंज है, इसी तरह और भी एक्सचेंजेस और भी हैं, exchanges और हैं। एक्सचेंजेस का मकसद यही होता है कि वो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करें। कनेक्ट करें और इसके अंदर वो फैसिलिटेट करते हैं और वो अपनी चार्जेस वगैरह इसके अंदर वो लेते अपने हैं चार्जेस लेते हैं। साथ में बाइनेंस ने अपनी एक कॉइन भी लॉन्च की हुई खुद है जो की। BNB कॉइन के नाम से, तो उनका एक बड़ा पोर्टफोलियो है, बिजनेस है जिसको वो रन करते हैं। और भी जो एक्सचेंजेस हैं वो भी इसी तरह की एक्टिविटीज उनकी होती हैं, लेकिन एक्सचेंज का मेन मकसद ट्रेडिंग को फैसिलिटेट ट्रेडिंग को करना है, फैसिलिटेट ट्रेडिंग को करना और होता है। उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, वो एक अलग इशू जी, है, वो लेकिन वो बेसिकली ट्रेडिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेट कर रहे हो। एक्सचेंजेस जो हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं, उनके दरमियान ट्रेडिंग को फैसिलिटेट ट्रेडिंग करते को हैं। फैसिलिटेट करो। तो जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे मैं जाऊं और एंग्रो केमिकल का शेयर खरीदूं तो कोई बेचेगा, तो एक्सचेंज उसको फैसिलिटेट करती है और अपने चार्जेस ले लेती है। एग्जैक्टली तो इनका जनरली भी पब्लिक जो है, डॉक्टर साहब आपको पता है, हमारे यहाँ लोग इसको प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से देखते हैं कि मैंने खरीदूंगा तो बेचूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें लॉस भी होता है। वोलेटिलिटी जो है क्रिप्टो करेंसीज की वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ बिटकॉइन को एज अ बेंचमार्क या केस स्टडी ले लें तो बिटकॉइन की प्राइस हज़ारों डॉलर्स दिन में ऊपर नीचे हो जाती है। और अगर हम लेट से $1000 की बात करें तो पाकिस्तान में जो एक एवरेज बंदा इतने पैसे कमाता ही नहीं है, उसकी मंथली सैलरी इनकम होती ही नहीं है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है इन कॉइन्स की। जो पीक प्राइस थी बिटकॉइन की वो अक्टूबर 2025 में $124,000 तक गई थी, और अगर आज हम देखते हैं तो वो $60,000 पे आ गई है, हाफ पे आ गई। हाफ पे आ गई है। और भी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं मोस्टली वो बिटकॉइन की प्राइस के साथ ही उसको मिरर कर रही होती हैं। अगर वो ऊपर जाते हैं तो वो भी साथ ऊपर जाती हैं, वो नीचे आती हैं तो डेफिनेटली बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी साथ ही उसके नीचे आ रही होती बिटकॉइन लीडर है, हैं। बिटकॉइन इज सॉर्ट ऑफ अ बिटकॉइन लीडर। लीडर है। जो बाकी करेंसीज हैं, लाजमी बात है वो डिफरेंट ब्लॉकचेन पे काम कर रहे होंगे, उनके डिफरेंट अपना होगा सेटअप, वो इसके साथ लिंक्ड क्यों है? क्योंकि मैं इसकी सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, जनरल सुनने वाले अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी सेक्टर में कोई तब्दीली आ रही है तो उस सेक्टर की कंपनियां बेहतर हो जाएंगी, सेक्टर में तब्दीली खराब होगी तो नीचे हो जाएंगी। बिटकॉइन लीडर, क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड है या ये सिर्फ एक सेंटिमेंट है, इनका कोई फंडामेंटल ताल्लुक नहीं है आपस में? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनका आपस में कोई लिंक एज सच नहीं है, सारी ब्लॉकचेन्स इंडिपेंडेंट हैं और उनके अपने यूज केसेस हैं। वाई द क्रिप्टो वर्ल्ड या क्रिप्टो करेंसीज फॉलो बिटकॉइन, that mainly boils down to the trust that Bitcoin has established in this market। पहली ब्लॉकचेन थी। एनोनिमिटी इसमें इस सेंस में है कि इसके पीछे देर इज नो फेस, पीपल स्टिल डोंट नो। एंड वो अभी ये पूछते हैं कि सतोशी नाकामोटो जो था जिसने ये शुरू की थी वो कौन है, वो कौन है? ठीक है, कोई इसको एक तरह से कोई फेस है ही नहीं इसके पीछे। तो यहाँ पे फिर बाज जगहों पे यू नीड पीपल कि वो पता आपको होने चाहिए, और बाज यूज केसेस में जैसे बिटकॉइन की एग्जांपल है, अगर कोई नहीं है तो उसकी वजह से ट्रस्ट ज्यादा एस्टेब्लिश होता है। ये एक बड़ी स्ट्रेंज मैकेनिज्म है, ये एक बड़ी स्ट्रेंज फिलॉसफी है कि जिसके पीछे कोई नहीं है उस पर ट्रस्ट ज्यादा हो रहा है, उस पर ज्यादा हो रहा है ट्रस्ट। और क्यों हो रहा है? क्योंकि फिर आप सिर्फ एल्गोरिथम्स और प्रोटोकॉल्स को जो प्योर उसका विजन था उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो वो रिलायबल ज्यादा है, ज्यादा रिलायबल है। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक इसका एंगल, एक इसका एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट ये भी है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि जिसके पीछे कोई नहीं है उसके सिस्टम पे ट्रस्ट है हमें, और वो सिस्टम चोक नहीं करेगा, लीक नहीं करेगा, ये ट्रस्ट पूरी मार्केट को लीड कर रहा है, अगरचे इथेरियम का और बिटकॉइन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं भी है, नहीं है कोई। ओके, थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज और, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोग्रामेबिलिटी, ये क्या चीज है? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और जो आजकल हम टोकनाइजेशन की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की यूटिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोग्रामेबिलिटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की एनेबलर्स हैं उसके। क्यों की एनेबलर्स हैं? प्रोग्रामेबिलिटी में आपका फॉर एग्जांपल एक एसेट है, गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, प्रोग्रामेबल एसेट वो नहीं है, ओके, ठीक है। कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट प्रोग्रामेबल मींस? प्रोग्रामेबल मींस कि आप उसको एक ऐसे सिस्टम में लेके जा सकते हैं जहां पे आप उसके ऊपर आपने एक कोड लिख दिया और उस कोड के थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, डिफरेंट सिस्टम्स के साथ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कैश पड़ा हुआ है तो मैं इस तरह की चीज़ नहीं कर सकता उसके साथ, लेकिन अगर मेरे पास डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है, USDC पड़े हुए हैं या कोई स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है, तो आई कैन प्रोग्राम इट, आई कैन से कि अच्छा इसको स्वैप फलानी क्रिप्टो करेंसी के साथ फलाने टाइम पे करना है या फलाने
DeFi प्रोडक्ट में इसको ऐसे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामेबिलिटी में आ जाती हैं। कन्वर्जन कन्वर्जन सॉर्ट ऑफ एक सेंस में प्रोग्रामेबिलिटी में इंक्लूड हो जाती है कि आपने अगर उसको कन्वर्ट करना है, स्वैप करना है, किसी यील्ड बेयरिंग प्रोडक्ट में उसको लेके जाना है, यूज़ करना है। ऑन चेन और जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं डीफाई के, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या लेंडिंग पूल्स हैं फॉर एग्जांपल, आप ठीक है। उनमें उसको लेके जाते हैं, आप उसको किसी आर्बिट्रेज वाले मैकेनिज्म में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसके प्रोग्रामेबिलिटी में आती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आती है, स्मार्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसी एक एसेट को ऐसा प्रोग्राम किया जा सके कि वो रियल लाइफ की किसी चीज, किसी मैकेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करके आपको कोई रिजल्ट दे सके, कोई रिजल्ट्स दे, प्रॉफिट जनरेट करे, Generate वैल्यू आप उसकी वैल्यू potential प्रोपोजिशन बना financial सके आपकी। वो बिल्कुल अनलॉक ओके कर सके। ओके ओके। अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई। आजकल टोकनाइजेशन का बड़ा वर्ड है। टोकनाइजेशन, एक टोकन होते थे, वो आपको शायद बचपन का याद हो, वो वीडियो गेम के टोकन हुआ करते थे। आजकल टोकन चल रहे हैं, क्लॉड टोकन देता है। आप क्लॉड में लेते हैं तो क्लॉड का वो कहते हैं मैं टोकन दे रहा हूँ, बस उतने इस्तेमाल करने आते हैं। ये टोकनाइजेशन क्या चीज है? अच्छा, ये जो टोकनाइजेशन है, ये वर्ड भी बड़ा मेन स्ट्रीम हो गया टोकनाइजेशन का, और ये इनहेरेंटली लिंक्ड है ब्लॉकचेन के की फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ओके। अगर एक रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, गोल्ड है या कैश है, तो आप उसको जब ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाते हैं, तो जो फिजिकल चीज़ है वो तो ब्लॉकचेन पे जा ही नहीं सकती, वो तो अपनी उसी दुनिया में रहेगी जहाँ पे है। अगर आपने उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसकी वैल्यू को लेके जाना है, तो आपको वहां पे उसकी एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है। उस रिप्रेजेंटेशन को टोकनाइजेशन कहते हैं। जब आपने वो बना ली तो आपने एक टोकन इशू कर दिया, जो उस रियल वर्ल्ड चीज की एक रिप्रेजेंटेशन है जो ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट उसकी एक करती है। वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर दी हमने। एक वर्चुअल उसकी रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, प्रेजेंस उसकी हो गई वहां पे, और एक रिप्रेजेंटेशन उसकी आ गई, वैल्यू की। तो मैं अगर इस तरह समझूं कि एक रियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, एक आपकी वर्चुअल वर्ल्ड है। कोई चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, आप टोकनाइजेशन के थ्रू उसका एक मिरर इमेज वहां पे वर्चुअल वर्ल्ड में प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन वो उसकी वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन कब होगी? जब यू आर श्योर कि उसके पीछे जो एसेट है वो उसको बैक कर रहा है, वरना तो एक फॉल्स क्लेम होगा ना। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने एक टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया इथेरियम के ऊपर, विच विल कॉस्ट मी जस्ट सम फ्रैक्शन ऑफ डॉलर्स, या इतना मुझे उसकी कोई कॉस्ट नहीं। मैं कहता हूँ उसमें 1 बिलियन टोकन्स पड़े हुए हैं, 1 बिलियन डॉलर के टोकन पड़े हुए हैं, तो आर दे वर्थ $1 बिलियन? आई डोंट नो, उसके पीछे ऐसे है भी नहीं उसके है। पीछे एसेट अगर होगा तो फिर उसकी वैल्यू $1 बिलियन होगी, वरना तो नहीं होगी उसकी वैल्यू, वरना तो वो सिर्फ एक फॉल्स क्लेम होगा। तो क्या ये उसी तरह नहीं है कि जिस तरह मेरे पास 10 प्लॉट थे और मैंने 20 फाइलें बेच दी? एनोलॉजी उधर बिल्कुल ये ठीक है ना, आती है, कि आपके पास वो एसेट है नहीं और मैं ओवरसेल कर गया आपने उसको। ओवरसेल कर दिया, तो ये So ओवर this is the concept of tokenization. जी। टोकनाइजेशन। अच्छा, इसकी रियल लाइफ या पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें, तो क्या इन दो कॉन्सेप्ट्स की अपॉर्चुनिटीज आप क्या देखते हैं एज ए स्पेशलिस्ट, और कोई इनहेरेंट रिस्क जो इसके साथ आ रहा हो, जिसको इदारों को देखने की जरूरत हो, लोगों को अपने जहन में रखने की जरूरत हो? सो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ दीज टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जी। सो टेक्नोलॉजी वाइज एक तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि टोकनाइजेशन का प्रोसेस है क्या, इसमें कौन से प्लेयर्स हैं जो एमर्ज होते हैं, जो आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक टोकन बनाना है, लेट्स से आपने डॉलर के अगेंस्ट या पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट कोई टोकन या स्टेबल कॉइन इशू करना है, तो कोई और फिजिकल एंटिटीज भी होती हैं, कंपनीज भी होती हैं जो होनी चाहिए इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में। सिर्फ ये सारा काम ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होता। एक इशूअर होगा, वो इशूअर क्या करेगा, कस्टमर से फियाट करेंसी लेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा, वो उसको किसी कस्टोडियन, लेट से बैंक के पास या किसी सेफ जगह पे उस वैल्यू को, उस फिजिकल चीज को होल्ड करेगा, वॉल्ट में किसी जगह पे उसको होल्ड करेगा, और उसकी 1-to-1 टैगिंग जो है वो इंश्योर करेगा। तब उसका क्लेम जो है वो एक्चुअल क्लेम के साथ मैच करेगा कि अगर मैंने ₹1 टोकनाइज किया हुआ है, उसके पीछे ₹1 का एसेट पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो फिर वो ओवर सेल कर रहे हैं, वही जो आपने फाइलों वाली बात की, तो फिर हम उधर चले जाते हैं, वो फिर मिसलीडिंग हो जाता है, फिर वहाँ पे फ्रॉड हो, वहाँ पे
मिस रिप्रेजेंटेशन की और ट्रस्ट के सारे इश्यूज आ क्योंकि जाते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास आप जा भी नहीं सकते। अगर आपको टोकन किसी ने इशू कर दिए हैं तो टोकन की सेंस में तो आप नहीं जा नहीं जा सकते, सकते। आप उसको पकड़ सकते हैं अलबत्ता कि किसने ये टोकन इशू किए थे। अगर वो रजिस्टर्ड एंटिटी है, वो अगर एक सीरियस बिजनेस के साथ माइंड के साथ काम करना चाहती है, जो कंपनीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सर्कल हो गया, जैसे टेदर हो गया, कई सालों से ये हैं, रेगुलेशंस भी अब इन चीज़ों के ऊपर आ रही हैं, तो वो किसको रेगुलेट करते हैं? वो इश्यूअर्स को रेगुलेट करते हैं कि इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हैं, इनके पास वाकई वो एसेट्स हैं जिनको ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास होने चाहिए, तो वहाँ पे रेगुलेशंस होती हैं। अगर टोकन आपने वैसे ही ले लिया, उसके पीछे कोई एंटिटी आपको नहीं पता, आपको वन टू वन पैकिंग का भी नहीं पता कि इनके पास वो जो क्लेम कर रहे हैं एसेट है या नहीं, देन यू आर एट रिस्क। देन वी आर, अच्छा बिल्कुल ठीक है सर, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई और हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई होप कि हमारे सुनने वालों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाजमी इसमें क्लियर हुए होंगे। इसकी यूजिबिलिटी, जिस तरह एक आखिरी एक सवाल कर लेते हैं आपसे, टी बिल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसकी यूजिबिलिटी, मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों को एक टेस्ट केस मिल जाए कि हाँ भाई ये एक एरिया है जहाँ पे ये हो सकता है। टी बिल की परचेज पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। जी जी जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका, जिसमें बहुत सारे मुल्क इंटरेस्टेड हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, उनकी भी डिस्कशन होती रहती है कि टी बिल्स को रिटेल कस्टमर्स के साथ के पास किस तरह से लाया जाए। और ब्लॉकचेन 24/7 ऑपरेट कर रही होती है, तो वो जो इन्वेस्टर बेस है वो बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी, लोग फाइनेंशियल ज़्यादा। इंक्लूजन बढ़ेगी, फाइनेंशियल डेट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को ही एक तरह से सेल कर रही होगी। तो वहाँ पे बहुत सारे मसले डेट रिलेटेड जो गवर्नमेंट के हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी एक ऐसा एवेन्यू मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट का जो सिक्योर होगा और जो सेफ होगा। जो सेफ होगा। तो टेक्नोलॉजी इज देयर, लेकिन उसको कैसे अचीव करते हैं, मटेरियलाइज करते हैं, उसके ऊपर रेगुलेशंस उसकी कैसे हैं, मैकेनिज्म कैसे, वो आई थिंक उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा आई वुड से कि रिमिटेंसेस का एक यूज़ केस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बैंक्स भी काम कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। एंड फाइनली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान अगर इसको सही तरीके से कर लेता है तो पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं यहाँ से। नहीं, थैंक यू सो मच सर, आपकी डिस्कशन का बहुत फ़ायदा होगा। आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं। टेक्नोलॉजी की जो इस्तेमाल है वो डेफिनेटली हर पीरियड में आ रहा है और मेरे ख्याल से जितनी तेज़ी से फाइनेंस ने इसको अडॉप्ट किया है शायद कम एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी ये वो। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह हम आपको आइंदा भी कभी ज़हमत देते रहेंगे और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ शामिल होते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।